अब हम दूसरे सवाल पर आएंगे। हम कैपेसिटरों के विभिन्न तरह से उनके जो संयोजन हैं मिश्रित वाले, उन पर काम कर रहे हैं। और इसी तरह का एक बढ़िया सवाल ये भी है जिसमें 6 कैपेसिटर बिंदु ए और बी के बीच इस तरह से जुड़े हैं और हमको इस निकाय का तंत्र का तुल्य कैपेसिटेंस ज्ञात करना है, अर्थात बिंदु ए और बी के बीच का तुल्य कैपेसिटेंस ज्ञात करना है। और हम इन्हीं सरल श्रेणी और समांतर के सूत्रों का और टेक्निक का जो हम सीखते हैं उनका उपयोग करेंगे और तुल्य कैपेसिटेंस की या तुल्य धारिता को ज्ञात करेंगे। सवाल पर जरा देखें तो ये 6 कैपेसिटर यहाँ जुड़े हुए हैं और ये चालक तार हैं। इन दो बिंदुओं पर तुल्य ज्ञात करना है, ए और बी पर। तो जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, हम ए और बी बिंदु को पहले तो ठीक जगह पर शिफ्ट कर दें। वैसे यहाँ रहे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ एक ही तार पर तुम खिसका सकते हो बिंदु को, तो यहाँ ले लो। ये रहा बिंदु ए और उसी तरह से इसको हम यहाँ ले लेते हैं बिंदु पी। अब ये दो बिंदु पर ए और बी पर हमको तुल्य धारिता ज्ञात करनी है इस तंत्र की, कैपेसिटरों से जो बना है। अब देखें, हमारे पास श्रेणी के सूत्र हैं, हमारे पास समांतर के सूत्र हैं और हम श्रेणी और समांतर के सूत्रों को लगाना चाहते हैं। लेकिन दिखे भी तो श्रेणी और समांतर वहां दिखना भी तो चाहिए जहां पर लगाना है। तो ये जो हैं कैपेसिटर, ये श्रेणी में नहीं है। मैंने बताया था अभी कि श्रेणी में एक ही रास्ता होता है, दूसरा कोई भी चालक तार बीच में से निकलना नहीं चाहिए। यहाँ तो दो चालक तार निकल रहे हैं, तो ये कोई श्रेणी में नहीं है और ना ही ये श्रेणी में है। अगर ये नहीं होता, सपोज ऐसा होता, तो हम कह सकते थे कि ये दोनों श्रेणी में हैं। लेकिन यहाँ तो दो चालक तार बीच में से निकले हैं, बराबर। तो ये दोनों कोई श्रेणी में नहीं है, ये भी श्रेणी में नहीं है। और समांतर में देखते हैं क्या होता है। और मैंने जो तुमको बात की थी कि हम सर्किट को सरल करने के लिए तार को हम एक ही तार पर हम उसको खिसका सकते हैं जहां तक विभव समान रहता है, सुविधा के लिए, ताकि दिखे ये श्रेणी है, ये समांतर है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर थोड़ा देखें, क्योंकि थोड़ी देर उस पर विचार करना पड़ता है, फिर जब काम करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से ख्याल आएगा। और उसके लिए मुझे बच्चों के लेवल पर जाकर काम करना पड़ता है। एकदम से मैं आकर ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि ये हाँ देखो ये हो गया, वो हो गया, ये श्रेणी हो गई, समांतर हो गया, चलो ज्ञात कर लेते हैं। जैसे वो सीखता है, जैसे वो एनालिसिस करता है, उस लेवल पर जाकर काम करना होता है। इसलिए मैं इसको ज़रा आहिस्ते से समझा रहा हूँ। डायरेक्ट तो कोई भी श्रेणी दिख नहीं रही है, कारण भी मैंने बताया, लेकिन समांतर है, यहाँ पर समांतर है। थोड़ा सा ज़रा देखना, ये जो चालक तार है ये यहाँ पर है और ये भी तो पूरा एक तार है। और मैं बोला कि एक ही तार पर हम किसी दूसरे तार को खिसका सकते हैं। कहां तक खिसका सकते हैं वो जरा देख ले। यहां से लेकर, ये जो यहां जोड़ा था, उसको यहां से लेकर यहां तक कहीं भी हम रख सकते हैं, कहीं भी सुविधा अनुसार, जैसा हमको सरल लगने लगे वहां पर हम इसको रख सकते हैं। लेकिन यहां से यहां तक, इसके बाद नहीं और उस प्लेट के उस तरफ नहीं। तो मैं एक काम करता हूं, ये जो चालक तार यहां जुड़ा था इसको घुमा कर इधर ला देता हूं, ए पर ला देता हूं। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा हम कर सकते हैं, इसलिए किया। और उसी तरह से जो दूसरा कैपेसिटर है C4, उसको हम यहां से घुमाकर C4 कैपेसिटर की जो ये प्लेट है, ये तार है जो यहां जुड़ा था अभी, उसको हम यहां से यहां तक कहीं भी रख सकते हैं।
तो इसको घुमा कर मैं ला देता हूं ए पर। देखें, और फिर जैसा इस तरफ हुआ है वैसा इस तरफ भी होगा। ये C3 कैपेसिटर की जो प्लेट है चालक तार द्वारा यहां जुड़ी है, इसको हम यहां से लेकर यहां तक रख सकते हैं। तो इसको हम जैसे वहां किया था, इसको हम तार को यहां जोड़ देते हैं। और उसी प्रकार जो C5 कैपेसिटर है उसको भी हम यहां से लेकर वहां तक कहीं रख सकते हैं। तार है, ये पूरा एक तार है जिसको हम कहीं भी रख सकते हैं यहां से लेकर। तो इसको घुमाकर मैं ला देता हूं इधर। तो ऐसा करने पर रास्ता निकलता है समझने का कि अब कौन किस में है। एकदम से रास्ता समझ में आना लगता है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो अब देखो क्या हुआ। अब ये प्रथम शाखा है, ये वाली जो मैं बात कर रहा हूं ये प्रथम शाखा है। प्रथम शाखा में C1 कैपेसिटर लगा है, C1 संधारित्र लगा है। और उसी तरह से ये भी एक शाखा है, ए और बी पर इसके दो सिरे जुड़े हैं। तीसरी शाखा है ऐसा कह रहा हूं, या नीचे की शाखा है। और इस शाखा में C6 कैपेसिटर या संधारित्र जुड़ा है। यहां C1 संधारित्र जुड़ा है पहली शाखा में, वैसे ही नीचे वाली शाखा में, सबसे नीचे वाली शाखा में C6 कैपेसिटर संधारित्र जुड़ा है। और अब देखें, ये बीच की शाखा बनने जा रही है। और बीच की शाखा में ए और ओ के बीच, ये देखो, ये बिंदु ओ, हम बिंदु का नाम रख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। ये है बिंदु ओ। ए और ओ के बीच, ए और ओ के बीच C2 और C4 समांतर में है। ख्याल करें, ए पर C2 का एक प्लेट जुड़ा है, C4 का भी एक प्लेट जुड़ा है। और O पर C2 का दूसरी प्लेट और C4 की दूसरी प्लेट जुड़ी है। तो हम कह सकते हैं कि A और O के बीच C2 और C4 समांतर में जुड़े हैं। और वैसे ही B और O के बीच या O और B के बीच C3 C5 भी समांतर में जुड़े हैं। तो थोड़ा सा सूझा रास्ता कि भाई A और O के बीच C2 C4 समांतर में हैं। हम योग्य रूप से तारों को घुमा के रख दिए तो समझ में आने लगा कि यहां A और O के बीच C2 C4 समांतर या पार्श्वर क्रम में जुड़े हैं, समांतर या पार्श्वर क्रम में हैं। तो इन दोनों का तुल्य, तो इन दोनों का तुल्य को मैं C डैश बोल देता हूं। और वो C डैश होगा C2 प्लस C4, और वो C डैश होगा C2 C4 का मान ख्याल करें यहां से 2 4 माइक्रोफेराड, 2 + 2 4 माइक्रोफेराड। ए और ओ के बीच का सिनारियो और बी और ओ के बीच का सिनारियो भी देखें। उसी प्रकार बी और ओ के बीच C3 C5 समांतर में हैं। समांतर की चीज को समझना, एक ये बिंदु बी पर दोनों की एक प्लेट जुड़ी है और ओ पर दोनों की दूसरी प्लेट जुड़ी है, यही समांतर का गुणधर्म होता है। तो ये दोनों कैपेसिटर समांतर में जुड़े हैं ओ और बी के बीच में। तो इन दोनों का तुल्य भी ऐसे ही ज्ञात कर सकते हैं, उसको मैं C डबल डैश बोलूंगा। उसी प्रकार B और O के बीच, तो C डैश का B और O के बीच C3 C5 भी समांतर क्रम में हैं, समांतर क्रम में हैं। इनका भी तुल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो इन दोनों का तुल्य, मतलब ये बी और ओ के बीच जो C3 C5 है उनका तुल्य, इन दोनों का तुल्यधारिता या तुल्य कैपेसिटेंस बराबर C डबल डैश। तो C डबल डैश बराबर समांतर में है C3 प्लस C5 2 + 2 दैट इज 4 माइक्रोफेराड। 4 माइक्रोफेराड। ये भी
ए और ओ के बीच जो ये दोनों समांतर हैं वो 4 माइक्रोफेरड कैपेसिटेंस बनाते हैं, दे रहे हैं, और बी और ओ के बीच ये दोनों जो समांतर में हैं वो भी 4 माइक्रोफेरड दे रहे हैं। तो अब मैं C2 C4 की जगह C डैश और C3 C5 की जगह C डबल डैश रखूंगा और फिर सर्किट को थोड़ा सरल करके समझेंगे। ये रहा बिंदु A, ये रहा बिंदु B, ये रहा C1, ये रहा C6 और यहां जरा देखें, ये रहा C डैश बराबर 4 माइक्रोफेरड, C डबल डैश ये भी 4 माइक्रोफेरड। अब ओ की कोई आवश्यकता नहीं, काम हो गया, रखें तो भी चलेगा, नहीं रखें। अब जरा देखें, अब ए और बी के बीच 3 शाखाएं हैं। पहली शाखा में C1 कैपेसिटर है जो समांतर में जुड़ी हैं, 3 शाखाएं हैं और वो समांतर में जुड़ी हैं, और तीसरी शाखा में C6 कैपेसिटर जुड़ा है, और बीच वाली शाखा में या दूसरी शाखा में ये दोनों श्रेणी में है। तो ये दोनों श्रेणी में है, इनका तुल्य ज्ञात कर लें और फिर उसके तुल्य को C डैश और C डबल डैश श्रेणी में है, इनका तुल्य ज्ञात कर लें और वो जो आएगा C ट्रिपल डैश वो हम रखेंगे, और फिर C1 C ट्रिपल डैश और C6 ये तीनों समांतर में दिखेगी और समांतर का हम नियम लगा देंगे। तो अब ऐसे सर्किट को सीखते हुए काम करें। C डैश व C डबल डैश ए और बी के बीच ये शाखा में ये दोनों श्रेणी में हैं। C डैश और C डबल डैश दोनों श्रेणी क्रम में हैं। इन दोनों का तुल्य धारिता C ट्रिपल डैश, तो 1/C ट्रिपल डैश बराबर 1/C डैश प्लस 1/C डबल डैश। तो 1 की मत रख देता हूं, तो 1/C ट्रिपल डैश बराबर 1/4 प्लस 1/4 1/2 2। तो C ट्रिपल डैश इक्वल्स टू 2 माइक्रोफेरड। क्या आया? जो बीच की शाखा है उसका तुल्य कैपेसिटेंस, ये इन दोनों का। अब गुत्थी बिल्कुल सुलझ गई। अब जरा देख सकते हैं, ये रहा बिंदु A, ये रहा बिंदु B, और पहली शाखा में C1, तीसरी शाखा में था C6, और बीच की शाखा में हमने धीरे धीरे सरल करते करते C ट्रिपल डैश लाए, और C ट्रिपल डैश भी हम जानते हैं, उसका मान हमने ज्ञात कर लिया है। देखें, C1 1 माइक्रोफेरड, C6 वो भी 1 माइक्रोफेरड, और C ट्रिपल डैश वो है 2 माइक्रोफेरड। और अब देखो आसानी से कि बिंदु A और B के बीच ये तीनों समांतर क्रम में हैं और अब कुछ भी नहीं है, ये तीनों शुद्ध समांतर क्रम में हैं, जो देख सकते हैं। तो अब A व B के बीच का तुल्य, ये अब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अंत में इतना हम सीख चुके कि A और B के बीच ये 3 हैं जो समांतर में जुड़े हैं, वो दिख ही रहा है, इसलिए सीधा मैं तुल्य कैपेसिटेंस की ही बात करूंगा। मैंने बोल दिया और वो दिख भी रहा है। A व B के बीच का तुल्य कैपेसिटेंस, या तुल्य धारिता, उसको मैं कहता हूं C। तो C इक्वल्स टू समांतर में समांतर का नियम C1 प्लस C ट्रिपल डैश प्लस C6 बराबर। तो कीमत रख दें, तो C बराबर 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 4 माइक्रोफेरड। ये आया A और B का तुल्य कैपेसिटेंस। अंतिम उत्तर। विभिन्न चरणों से गुजर रहे हैं, विभिन्न, इसलिए हमको
बीच बीच में आकृति बना के सीखना पड़ता है। लेकिन जब ये प्रक्रिया बराबर से समझ में आने लगती है, फिर कोई भी परिपथ, चाहे वो कैपेसिटर से बना हो या बैटरी से बना हो या किसी भी अवरोध वगैरह से बना हो, सरलता में आने लगता है। और बेजिक भी ये कैपेसिटर का जो मिश्रित संयोजन होता है उसको इसी तरह से हमको क्रम से धीरे 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 करके ऊपर लेना पड़ता है।